हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है वॉर क्रॉनिकल्स। और आज की सीरीज में मैं हरी सिंह राजपूत बात करने वाला हूं कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो दोस्तों, क्या थे कर्नाटक युद्ध और इन कर्नाटक युद्धों के पश्चात किस प्रकार यूरोपीय भारत में शक्तिशाली हो जाते हैं। खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सभी यूरोपीय शक्तियों को पराजित कर भारत में ब्रिटिश शासन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक युद्ध की इस सीरीज में प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो वॉर क्रॉनिकल्स की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिससे पता चलेगा आपको कि क्यों यूरोपीय सैन्य श्रेष्ठता का उदय भारत में होता है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये है कि हम सबसे पहले ये जानें कि कर्नाटक वॉर थे क्या और कर्नाटक वॉर कब हुए, क्यों हुए, कितने हुए। तो आइए थोड़ा सा बेसिक मैं आपको सबसे पहले बता दूं कर्नाटक युद्ध का। देखिए, भारत और यूरोप में कर्नाटक युद्ध, देखिए भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जो लगातार युद्ध हुए, टोटल 3 युद्ध हुए और इन 3 युद्धों को कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। तो भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। राजनीतिक सत्ता के लिए क्या हुआ? संघर्ष हुआ। और इन संघर्षों को भारत में क्या नाम दिया गया है या इतिहास में क्या नाम दिया गया है? इन संघर्षों को कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। तो आइए हम जानेंगे कर्नाटक युद्ध क्या होते हैं। टोटल कर्नाटक युद्ध कितने हुए? टोटल युद्ध हुए हैं 3 और इन 3 युद्ध लगभग कितने वर्षों तक चले? तो याद रखिएगा, लगभग यह 20 वर्ष तक चले। और तीसरी खास बात यह है कि इन युद्धों में जो अंतिम रूप से विजय होती है वो अंग्रेजों की विजय होती है, यानी अंग्रेजों की जीत होती है। तो अगर आपको बताना हो तो भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य जो राजनीतिक सत्ता का संघर्ष हुआ उन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। लगभग यह कर्नाटक युद्ध चले थे 20 वर्षों तक और इन कर्नाटक युद्ध में अंतिम रूप से विजय होती है अंग्रेजों की। तो क्योंकि टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं तो आपको तीनों कर्नाटक युद्ध आपको समझाए जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं पहले कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो पहला कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पहला जो कर्नाटक युद्ध है वो लड़ा गया था 1746 से 48 के मध्य, 48। ठीक है। इस युद्ध का जो कारण है वो क्या है जान लेते हैं। इस युद्ध का कारण है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष, ये संघर्ष क्या था अभी आपको पता चलेगा। इसका जो तात्कालिक कारण है वो है एक अंग्रेज कैप्टन होता है, अंग्रेज कैप्टन बार्नेट द्वारा फ्रांसीसियों या फ्रांसीसी हम बोल सकते हैं, फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना, फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा। अब आइए इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो देखिए, जिस प्रकार आप जानते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा हो तो और 2 पाकिस्तानी और भारतीय और पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो तो उनके बीच प्रेम नहीं हो सकता। वैसे ही एक देश है जिसका नाम ऑस्ट्रिया है, इस पर अधिकार को लेकर 2 लोगों के बीच यूरोप में युद्ध हो रहा था। एक है ब्रिटेन और एक फ्रांस, यानी ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे यूरोप में। और इस युद्ध का प्रभाव भारत पे पड़ता है और भारत पे किस प्रकार पड़ता है तो इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी भी यूरोपीय जहाज को भारत आना है और भारत से अगर यूरोप जाना है तो उसके लिए रास्ता था ये हिंद महासागर का। ठीक है। ये जो इंडियन ओशियन है जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं, इसी हिंद महासागर से इन जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था। तो इसी समय एक घटना घटती है। वो घटना क्या है कि इसी हिंद महासागर से कुछ जहाज़ फ्रांसीसियों के जा रहे थे।
ये फ्रांसीसी जहाज है, मैं F लिख देता हूँ, और सामने से कुछ जहाज आ रहे थे और ये जहाज थे अंग्रेज़ों के, ये अंग्रेजी जहाज है, ठीक है, और ये क्या था, फ्रांसीसी जहाज है। तो इस अंग्रेजी जहाज का जो कैप्टन था, इसने क्या किया, फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। इसका नाम था वारनेट, कैप्टन का नाम क्या था, वारनेट। इसने कब्जा कर लिया और फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से मारा। जब इसने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से मारा तो यहाँ से जो पिटे हुए फ्रांसीसी हैं वो पहुँचते हैं पौंडीचेरी। अब ये पौंडीचेरी का क्या रोल है, याद रखिएगा, यहाँ पर दो शब्द आएंगे, एक का नाम पांडिचेरी है, ये क्या है, ये फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर है, फ्रांसीसी हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और यहीं पर पास में है, आपको याद रखना है, मद्रास। क्या है, मद्रास। मद्रास किनका हेडक्वार्टर है, मद्रास हेडक्वार्टर है अंग्रेज़ों का। ये अंग्रेजी हेडक्वार्टर है या अंग्रेज हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, और फ्रांसीसी हेडक्वार्टर है पौंडीचेरी। यहाँ पर पांडिचेरी का जो प्रमुख था उसका नाम था डुप्ले, गवर्नर डुप्ले था। तो डुप्ले को जब ये पता चला कि उसके कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया है और फ्रांसीसी सिपाहियों के साथ मारपीट की गई है, तो उसने इसका प्रतिरोध लेने के लिए हमला कर दिया। करना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। गवर्नर डुप्ले को जब ये पता चला कि फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, तो उसने क्या योजना बनाई, उसने योजना बनाई कि वो जाकर क्या करेगा, मद्रास को घेर लेगा, और उसने मद्रास का घेरा डाला। और उसने अपनी मदद के लिए याद रखिएगा मॉरिशस से मदद मांगी। मॉरिशस का जो गवर्नर था उसका नाम था ला बूडाने, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था, ये भी फ्रांसीसी था, तो ये भी पहुंच गया। दोनों ने मिलकर किसको घेर लिया, मद्रास को घेर लिया। ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए ला बूडाने, जो कि मॉरिशस का गवर्नर था, और खुद की सेना, दोनों सेनाओं ने मिलकर मद्रास को घेर लिया। जब मद्रास को घेर लिया तो दक्षिण भारत में मद्रास अंग्रेज़ों के लिए वैसा ही था जैसे एक चिड़िया होती है जिसमें किसी व्यक्ति की या राक्षस की जान होती है। तो अंग्रेज़ों की जान मद्रास में बसती थी, दक्षिण भारत में। और जैसे ही अंग्रेज़ों ने को पता चला कि ये मद्रास को घेर लिया है, तो उन्होंने कोरोमंडल तट पर एक राज्य था, यहाँ पर इस राज्य का नाम मैं लिख रहा हूँ, इस राज्य का नाम था कर्नाटक। क्या नाम था, कर्नाटक राज्य। ये वो राज्य नहीं है जिसे आप कर्नाटक यहाँ वाला, ये अलग है। इस कर्नाटक राज्य की राजधानी थी अर्काट, और इस अर्काट का जो नवाब था उसका नाम था नवाब अनवरुद्दीन। क्या नाम था, नवाब अनवरुद्दीन। अब इस स्टोरी को सुनिएगा। तो जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला कि मद्रास को ला बूडाने और किसने, डुप्ले ने घेर लिया, तो यहाँ से जो मद्रास से अंग्रेज़ हैं ये मदद मांगने के लिए जाते हैं। किससे मदद मांगते हैं, ये मदद मांगते हैं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से। अनवरुद्दीन देखा जाए तो वैसी ही स्थिति है जैसे कि एक थाना है और थाने के क्षेत्र में दो गुंडों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो जलवा किसका होना चाहिए, थानेदार का। यानी इस जगह पर जो राज्य था वो कर्नाटक राज्य था, जिसकी राजधानी अर्काट, और नवाब का नाम अनवरुद्दीन था। अनवरुद्दीन से अंग्रेज़ों ने मदद मांगी और कहा कि वो फ्रांसीसियों से मेरी मदद करे। अनवरुद्दीन ने जो हमारा ये है यानी डुप्ले है, डुप्ले से कहा कि वो मद्रास का घेरा उठा ले वरना अच्छा नहीं होगा। डुप्ले ने बड़ी चालाकी से उसको कह दिया कि मैं मद्रास का घेरा उठा लूंगा, लेकिन उसने हटाया नहीं। और इस प्रकार ये जो बात है नवाब साहब को बुरी लग गई। क्या बात बुरी लग गई, यानी नवाब अनवरुद्दीन को ये बुरा लग गया कि कैसे एक यूरोपीय व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए कर्नाटक के जो नवाब हैं जिनका नाम है नवाब अनवरुद्दीन, उनको बुरा लगा और अनवरुद्दीन इन्होंने क्या किया, अपने बेटे जिसका नाम था महफूज खां, क्या नाम था, महफूज खां को, जो उनका पुत्र था, इसे लगभग 10,000 की सेना लेकर, कितने, 10,000 की सेना लेकर फ्रांसीसियों के ऊपर हमला कर दिया। और फ्रांसीसियों ने इसका बदला लेने के लिए या इससे लड़ने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। दोनों सेनाओं के बीच मद्रास के निकट एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में कहते हैं सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध लड़ा गया था 1748 में। 1748 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। एक तरफ है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की 10,000 की सेना और यहाँ पर है गवर्नर डुप्ले की लगभग 1,000 की सेना। इस सेना में केवल 1,000 लोग थे, जिसमें 700 यूरोपीय सिपाही और कुछ भारतीय, लेकिन ये बंदूकधारी थे। जैसे ही डुप्ले और अनवरुद्दीन की सेना के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध का परिणाम चौंकाने वाला था कि इतनी बड़ी भारतीय सेना को, जिसमें लगभग 10,000 लोग हैं, और डुप्ले की एक छोटी सी सेना के द्वारा क्या कर दिया गया,
हरा दिया गया, इनकी हार होती है। और इस हार से याद रखिएगा, इस हार ने भारतीयों की कमजोरी को उजागर कर दिया। क्या उजागर कर दिया? भारतीयों की कमजोरी को उजागर कर दिया, कमजोरी को उजागर कर दिया। क्यों उजागर कर दिया? यानी इस युद्ध से ये तय हो गया कि एक छोटी सी यूरोपीय प्रशिक्षित सेना बड़ी भारतीय सेना को हरा सकती है। सोचिए 1000 और 10,000 में कितना अंतर होता है। डुप्ले की इस युद्ध में जीत होती है। अब डुप्ले की जीत मतलब किसकी जीत? फ्रांसीसियों की जीत। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो अंग्रेज हैं वो किसके पीछे थे? अनवरुद्दीन के पीछे थे। और इस लड़ाई में, क्योंकि इस लड़ाई की शुरुआत कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से होती है, इस युद्ध में कर्नाटक का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इन युद्धों की सीरीज को नाम दिया गया कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक का पहला युद्ध में सबसे इम्पॉर्टेंट वॉर है सेंट थोमे का युद्ध। एग्जाम में पूछा जाएगा सेंट थोमे का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ, तो कब? 48 में। गवर्नर डुप्ले जो फ्रांसीसी है और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना, जिसमें डुप्ले की जीत होती है। इस युद्ध के पश्चात याद रखिएगा, इस युद्ध के पश्चात एला सापल की संधि होती है, जिसे एक्सला सापल बोलते हैं, और इस संधि के द्वारा जो है ये युद्ध समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ये था पहला कर्नाटक युद्ध। इस कर्नाटक युद्ध ने क्या तय कर दिया कि भारतीय, अब इस युद्ध ने एक तरीके से देखा जाए एक और चीज़ है, इसी युद्ध की वजह से भारत में यूरोपीय जो लोग हैं उनको एक रास्ता मिल गया कि कहीं ना कहीं हमारी एक छोटी सी सेना बड़ी भारतीय सेना को हरा सकती है, और आगे चलकर भारत पर शासन करने का जो यूरोपियों का सपना है वो धीरे धीरे साकार होने लगा। इसीलिए सेंट थॉमे के युद्ध को भारतीयों की कमजोरी उजागर करने वाला कहा जाता है, और इस युद्ध ने यूरोपियों की श्रेष्ठता और भारतीयों की कमजोरी को उजागर किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हें कर्नाटक युद्ध क्यों कहते हैं। दूसरा युद्ध भी जब होगा तो उसमें कर्नाटक का रोल होगा, और तीसरा युद्ध भी जब होगा तो उसमें कहीं ना कहीं तीसरे रोल में कर्नाटक का रोल कम होता है, लेकिन इन युद्धों की शुरुआत कर्नाटक से होती है, इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध का संज्ञा दी गई है। तो ये था पहला कर्नाटक युद्ध, 46 से 48 के मध्य लड़ा गया। इसमें सबसे निर्णायक लड़ाई हुई थी सेंट थोमे में, और यह यूरोपीय सैन्य श्रेष्ठता का उदय है। इसी युद्ध के पश्चात यूरोपियों की सैन्य श्रेष्ठता का उदय होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पहले युद्ध के पश्चात अब दूसरा जब युद्ध होगा तो हम दूसरे युद्ध में उसकी कहानी की चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वॉर क्रॉनिकल्स की सीरीज़ है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको कमेंट करके बताना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, याद रखना, या टोटल जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं ये लगभग कितने वर्षों तक चले हैं कर्नाटक, आपको कमेंट करके बताना है। जय हिंद, थैंक यू। एक और ख़ास बात है साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि अभी स्टडी IQ का बहुत ही शानदार ऑफ़र चल रहा है, और ये ऑफ़र कल एंड होने वाला है 31 जनवरी को। तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है। अभी MPPSC के सभी कोर्सेज़ पर आपको मिल रहा है 77% का ऑफ़। अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक हमारा बैच है जिसका नाम है आरंभ 18.0 बैच, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। प्री से लेके इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इसमें होती है। फाउंडेशन बैच है। आपको बस करना क्या है, इस कोड को यूज़ करना है हरी लाइव, और आपको इस कोड पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड को यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9289996921 पर कॉल कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, कल ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।